हेलो। वही। हाँ, 1 मिनट वेट करो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है? आज थोड़ा-सा लाइटिंग का इश्यू था, अब लाइट क्लियर है? लाइट वाइट सब ठीक है? हाँ, अब देखिए लाइट वाइट सब ठीक है क्या? लाइट वाइट सब ठीक है क्योंकि अभी लाइट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमारी। हाँ, कुछ लाइटें खराब हो गई थी, इसी वजह से क्लास जो है वो लेट स्टार्ट हुई है। क्लास है वो अपने निश्चित टाइम से 15 मिनट लेट शुरू हुई है। थोड़ा लाइटिंग का इश्यू था, लाइट वाइट कुछ लाइटें जल नहीं रही थी। लाइट न जलने की वजह से क्लास जो है वो ढंग से विजिबल नहीं होती। अब परफेक्ट लग रहा है, एक बार लाइटें चेंज हुई है थोड़ा सा। हाँ। हाँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 1 मिनट में, ये थोड़ी सी लाइट एक्स्ट्रा है, इसको ठीक करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस है, हर दिन कुछ ना कुछ चुनौती आ ही जाती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता, कभी लाइट, कभी कैमरा, कभी कंप्यूटर, कभी उसका सॉफ्टवेयर, कभी हमारा ऐप, कभी ऐसे-ऐसे नाम जो कभी अपनी ज़िंदगी में शायद ही अगर ऑनलाइन नहीं जाते, तो ये नाम ही नहीं सुनते। ऑनलाइन गए तो इतने सारे नाम पता चले कि ये इतनी-इतनी सारी चीज़ें होती है, वरना ज़िंदगी बिना इन नामों के ही निकल जाती। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए आपको। लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए, अब सब पुरानी होगी लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस। अब बस एक, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, तो एक टर्म प्लान ले लीजिए, बस बात खत्म। कोई इंश्योरेंस इंश्योरेंस मत लीजिए, कोई एलआईसी वेलआईसी मत कराइए, सब बकवास है, पैसा बर्बाद हो जाएगा और रिटर्न में आपको कोई कुछ नहीं देता। एक टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए अगर। अच्छा, आपने लिया क्या? ठीक है, स्वागत है आपका। अभी नया कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, 2-3 दिन और लग जाएंगे नए को स्टार्ट होने में। नए को स्टार्ट होने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। हाँ, चलो, आज शंकु के बारे में बात करते हैं। शंकु को कल हमने जितना पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसके आगे पढ़ते हैं अभी। हाँ, नया कोर्स वाले प्लीज जो भी अभी जुड़े हैं, वो लोग अभी टेंशन ना करें। 2-3 दिन और आप लोगों को आराम, आराम तो क्या, आइए क्लास में आइए, आपका स्वागत है। क्लास लेते रहिए, ये लास्ट अंतिम जो क्लासेस चल रही है ये आप भी देख लीजिए, फिर दोबारा से 2-3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि जो 3D ज्योमेट्री वाला भी चल रहा है, वो भी हर एक 3D जो खुद है ज्योमेट्री वो भी चल रही है, तो उसमें अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो 2-3 दिन और होने के बाद फिर से नया जो है सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वाला जो है वो स्टार्ट होगा। तो 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, और पीजी वाला फिर उसके बाद ही स्टार्ट होगा। चलो, आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शंकु का समीकरण।
हमने लास्ट टाइम जो क्लासेस पढ़ी थी उसमें शंकु का जो समीकरण है उसको अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे शंकु का समीकरण जो है, ठीक है ना, शंकु का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोगों को याद होगा जो हमने पढ़ा है उसी को ही मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। हमने कहा था कि शंकु का समीकरण जो है वो दो प्रकार के शंकु के समीकरण होंगे। एक तो जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो, एक जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो। जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा उसके बारे में एक बात कंफर्म थी कि जिसका भी शीर्ष, जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु पे होगा, देखो कहानी पकड़ लेना यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इसके जो आज जो भी सवाल करने वाले हैं वो सारे के सारे सवाल शंकु का समीकरण ज्ञात करने के। और शंकु का समीकरण ज्ञात करने के दो ही सवाल है। एक सवाल तो जिसका शीर्ष 0 0 0 हो, एक जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो, मतलब कोई और बिंदु 0 0 के अलावा कोई और बिंदु। इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन है ही है सारे के सारे, ठीक है ना। तो हम इन चीजों को अभी अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैकेनिक्स अभी नहीं हुई है, मैकेनिक्स अब दोबारा से जब स्टार्ट होगी तब उसी के साथ ही होगी मैकेनिक्स, चिंता ना करिए, मैकेनिक्स उसके साथ ही चलेगी आप लोगों की। और पीजी वाली क्लासेज जो है वो अभी जैसे ही ये नया शुरू होगा उसमें शाम को टाइम 4:30 बजे वाली जो क्लास होगी वो आपकी पीजी की शुरू हो जाएगी। सुबह वाली जो अपनी चल रही है ग्रेजुएशन की रहेगी, दोपहर वाली सीनियर सेकेंडरी की रहेगी, और शाम का 4:30 बजे वाली पीजी की स्टार्ट हो जाएगी। फिर पीजी चलेगा, पीजी ज्यादा नहीं, 2 से ढाई महीने में आपका पीजी हो जाएगा, इतना सही है, पीजी का ज्यादा कंटेंट है नहीं, ठीक है। और मैकेनिक्स वाली है वो साथ में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स उसके साथ ही हो जाएगी वापस से। तो चलो अभी इसी पे बात कर लो। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन बीच में मत पूछा करो, डिस्टर्ब हो जाता है बिना मतलब में, है ना, फालतू की बिना मतलब में वो पूरी लैक हो जाती है। अभी शंकु पढ़ रहे हैं, अभी शंकु भी ध्यान लगा लो, एक बार शंकु पढ़ रहे हो, फिर मैकेनिक्स पढ़ोगे तब आपको शंकु याद आएगा। तो क्यों ऐसा, मतलब हम क्यों करें, जो चल रहा है उसको तो पढ़े। शंकु आपको पूरा समझ में आ गया तो मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, और नहीं आया तो पहले शंकु पढ़ लो, ठीक है। तो हो रहा है कि शेष अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा गामा का मतलब कोई भी निर्देशांक हो उसके लिए ये चलेगा। एक होता है जिसका शीर्ष 0 0 0 होता है, मतलब मूल बिंदु पे होता है। जिनका शीर्ष मूल बिंदु पे होता है, लास्ट टाइम हमने थ्योरी में पढ़ा था कि उनका समीकरण, अगर किसी शंकु का शीर्ष मूल बिंदु पर है तो उसका समीकरण एक समघात द्वितीय घात का समीकरण होगा। द्वितीय घात का समघात समीकरण होगा। द्वितीय घात का समघात समीकरण मतलब उसके हर पद में 2 पावर आएगी, हर पद पर 2 पावर आएगी, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, हर जगह 2 2 पावर के ही पद आएंगे। कोई भी पद 1 पावर या 0 पावर का नहीं होगा अगर शेष मूल बिंदु है तो। अगर शेष मूल बिंदु है तो वह एक समघात द्वितीय घात का समीकरण होगा, या द्वितीय घात का समघात समीकरण होगा। समघात का मतलब सब पे बराबर बराबर पावर, द्वितीय घात मतलब 2 घात, सभी पदों पे 2 2 घात होगी, सभी पदों पर 2 2 घात होगी, है ना। अगर कब, जब शेष मूल बिंदु होगा, नंबर एक जब शेष अल्फा बीटा गामा होगा। कुल मिला के एक ही चीज इसके अंदर होती है, जो शंकु का समीकरण जो बनता है उसमें मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि एक बिंदु है जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, वो स्पर्श रेखा एक दूसरे वक्र को जाके टच कर रही है, और कोई एक स्पर्श रेखा नहीं है, ऐसी अनंत स्पर्श रेखाएं हैं जो टच कर रही है और शंकु का निर्माण करती है। बात पकड़ो, क्योंकि शंकु का समीकरण उसी के अंदर छुपा हुआ है। शंकु के समीकरण जो भी बनेगा वो स्पर्श रेखाओं को मिलकर बना हुआ है। यानी यू बोली गई जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं, ये जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं यही शंकु है। ये सारी स्पर्श रेखाओं का बिंदु पथ ही शंकु है। जम रही है बात? नहीं जम रही है, दोबारा से एक बार बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे सारे के सारे सवाल जो रहेंगे वो इसी पर आधारित रहेंगे। आप लोग आ सकते हैं, स्वागत है। अभी पीछे वाला ही चल रहा है, पुराना ही चल रहा है, अभी नया नहीं है। जो फर्स्ट वाला चल रहा है वो लास्ट वाले चल रहे हैं, तो आपका स्वागत है, उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी नया सिरे से जब समुच्चय से स्टार्ट होगा, और सीनियर में समुच्चय और संबंध से शुरू होगा, और ग्रेजुएशन में आपका शुरू होगा ग्रुप थ्योरी, तो फिर ये दोनों साथ में चलेंगे। तब उसमें शुरू हो जाए, 2-3 दिन की बात हो रहा है, 2-3 दिन में ये हो जाएगा मोटा मोटी। तो वापस आते हैं एक बार। तो हमारा एक बिंदु है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जिसे हम शीर्ष कहते हैं, जिसे हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। ये आपका गाइडिंग कर्व है, जिसे हम निर्देशी कर्व कहते हैं। कुछ ना कुछ जरूर दिया गया होगा, निर्देशन वक्र, कोई ना कोई आपका निर्देशन वक्र होगा, कुछ भी दिया हो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने बात कर चुके हैं, है ना।
लास्ट क्लास में हम बात कर चुके कि एक शीर्ष होगा, एक निर्देशन वक्र होगा, कुछ ना कुछ तो निर्देशन वक्र आपको दिया गया होगा, ये दो चीजें तो वो आपको हर हाल में देगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि शंकु क्या होता है। शंकु सीधा बस होता है कि इस शीर्ष को आप इस वक्र पे स्पर्श रेखाएं खींचते जाओ, खींचते जाओ, और वो जो सारी स्पर्श रेखाएं बने उससे जो बनेगा वही शंकु है, उनसे जो बनेगा वही शंकु है। तो आपने एक स्पर्श रेखा खींची, ये रही, ये खींची, इतना हमने लास्ट टाइम किया था, और मूल बिंदु वाला भी किया था, थ्योरी में कई चीजें और भी पड़ी थी, है ना। यही आपका शंकु कहलाता है। ये सारा जो बना है ये शंकु कहलाता है। मैंने बताया था कि आड़ा टेढ़ा कैसा भी बन सकता है। एक बार उसकी उम्मीद मत करिएगा कि वो व्रत वाला आएगा, आपका सर्कल वाला, टोपी वाला। टोपी तो है ही है, लेकिन वो परफेक्ट टोपी अभी नहीं है। परफेक्ट टोपी बनेगी 2-3 लेक्चर के बाद में, परफेक्ट टोपियां बनने लग जाएगी। अभी तो हम सिर्फ एक ओपन परिभाषा, खुली परिभाषा बना रहे हैं कि शंकु क्या होता है। एक शीर्ष होता है, एक कर्व होता है, और उस शीर्ष से कर्व के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचते रहते हैं, और ये सारी स्पर्श रेखाएं मिलकर एक आकृति बनाती है, उसका नाम शंकु है। तो शंकु क्या है? एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाओं का बिंदुपथ जो एक निर्देशन वक्र को टच करती है। ये जितनी पिंक पिंक ऑरेंज ऑरेंज दिख रही है नहीं सारी, ये जो बना रही है वही आपका शंकु है। यही तो शंकु है, और क्या शंकु है? ये लाइनें तो शंकु है। और शंकु क्या है? तो शंकु की एक खास बात होती है, वो एक स्थिर बिंदु से खींचा जाता है, एक निर्देशित कर्व के ऊपर टच करवाया जाता है, वहां से, है ना। प्रकाश का याद बल्लभ वाला समझाया था कि बल्ब होता है, बल्लभ से प्रकाश निकल रहा है, फिर वो नीचे एक कर्व है, उस कर्व को जा जाके टच कर रहे हैं, और उससे आपको एक आकृति मिल गई जिसको आप शंकु कहते हैं, है ना। फिलहाल हम वर्त की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल ओपन रख रहे हैं। कोई भी निर्देशन कर्व हो सकता है, चाहे परवलय क्यों ना हो। परवलय बंद होना भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि बंद होगा तो ही शंकु बनेगा, नहीं। हमारे शंकु की परिभाषा में खुले भी आ जाएंगे, परवलय, दिग्वर्त, अति परवलय सब आ जाएंगे, और इनके अलावा भी कोई है तो वो भी आ जाएगा। तो निर्देशन वक्र में हम कोई बांधेंगे नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, कैसा भी हो सब चलेंगे, और उसके ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींचते रहेंगे। यहां तक बात जमी। अब यहां से शुरू होता है कहानी इंटरेस्टिंग वाली, जो है किसी भी एक रेखा का समीकरण अगर हम यहां से बनाएं, ऑरेंज वाली, इसे जनक रेखाएं कहते हैं। जनक रेखा, जिसे जनरेटिंग लाइन कहते हैं। ये सब जनरेटिंग लाइन है, ये जितनी लाइनें हैं सब जनरेटिंग लाइन है। अनंत रेखाएं ये, हर लाइन क्या कहलाती है? जनरेटिंग लाइन कहलाती है। हिंदी में बोले तो जनक रेखा कहलाती है, ठीक है। किसी रेखा का समीकरण क्या होता है? जिस बिंदु से गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके दिक्कोजें पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इस पिंक वाली रेखा की दिक्कोजें LMN है, इस वाली की। तो इस रेखा का समीकरण बन गया x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन, ठीक है। और इस निर्देशन वक्र का जो भी समीकरण है, फॉर एग्जांपल एफ मान लेता हूं, एक्स वाई जेड। अब इनमें गौर करो, इनमें कौन सी ऐसी चीज है जिसका विलोपन करने से शंकु आ जाएगा? कौन है जिसको हटाने से शंकु आ जाएगा? तो गौर करो, एक मिनट, इस पहली वाली पिंक लाइन को गौर करो, फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाली लाइन के लिए निर्देशन वक्र वही है, ये वाला। जिस बिंदु से गुजरती है वो भी अल्फा बीटा गामा है, दिक्कोजें LMN है। अगर हम सेकंड लाइन के ऊपर आए, सेकंड के ऊपर, तो क्या बदल जाएगा? सेकंड पे आते ही क्या बदल जाएगा? अल्फा बीटा गामा बदलेगा? नहीं, वो तो पहले भी अल्फा बीटा गामा था और अभी भी अल्फा बीटा गामा है। निर्देशन वक्र बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो निर्देशन वक्र भी नहीं बदला, तो क्या बदल जाएगा? दूसरी लाइन के लिए क्या बदलेगा? तो आप कहोगे LMN चेंज हो जाएंगे, इसका LMN कुछ और होगा, इसकी दिक्कोजें कुछ और होगी, ठीक है। थर्ड लाइन की LMN कुछ, चौथी की, पांचवी की, यानी LMN हर लाइन के लिए चेंज होगा। यानी इन दोनों समीकरणों से अगर हमने LMN का विलोपन कर दिया, अगर हमने LMN का विलोपन कर दिया तो हमें शंकु का समीकरण मिल जाएगा। LMN को अगर हमने हटा दिया, क्योंकि ये सारी रेखाएं, ये सारी रेखाओं के लिए सारे LMN यहाँ पे यूज हो जाएंगे हमारे, जो टच कर रहे हैं। LMN का विलोपन करते ही, यानी दिक्कोजाओं का विलोपन करते ही हमें शंकु का समीकरण दिखने लग जाएगा, हमें शंकु का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। LMN को हटाने पर, इसका विलोपन करने पर आपको समीकरण मिल जाएगा। तो इन दोनों से LMN का विलोपन करने पर, बस यही शंकु का समीकरण होगा।
फिर आपको सारी रेखाएं मिल जाएंगी, सारी रेखाएं, सारी मतलब शंकु बन जाएगा। तो ये आपको करना है। अब कैसे करना है, आज लास्ट टाइम हमने एक सवाल भी किया था, लास्ट एक सवाल किया था, आज और भी कई सारे सवाल करेंगे, खूब सारे सवाल जो है आज हम ट्राई करेंगे। देखना शंकु अच्छे से समझ में आ जाएगा इनको पूरा करने के बाद। पहला क्वेश्चन देखो, शंकु का समीकरण करो, निकालेंगे, ठीक है। जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। जिसका आधार निर्देशन वक्र ये है, जो निर्देशन वक्र है वो ये है, ये दिग्वर्त है, पहचान लिया, ये दिग्वर्त है। दिग्वर्त किस पे, एक्स वाई तल के ऊपर, क्योंकि जेड का मान 0 है, जेड का मान 0 होते ही, जेड का मान 0 किस पे होता है, एक्स वाई तल पर, तो ये एक्स वाई तल है। एक्स वाई तल पर यह आकृति कौन सी होती है, दिग्वर्त। तो इसका मतलब है इसका जो निर्देशन वक्र है, निर्देशन वक्र वो एक दिग्वर्त है। और फिर अल्फा बीटा से लाइट डाली जा रही है, अल्फा बीटा से, जो अल्फा पॉइंट है उस पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। तो इस शंकु का समीकरण क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो तरीका वैसा का वैसा ही रहेगा जो मैंने बताया था। पहले जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटे एम, जेड माइनस गामा बटा एन, ये आपका जनक रेखा का समीकरण आ गया। यहां तक ठीक है। अब ये जनक रेखा निकलेगी, रवाना होगी वहां से, ये रवाना हो चुकी, अल्फा बीटा गामा से एक जनक रेखा रवाना हुई, आगे जाके इस दिग्वर्त को काटना है, इस दिग्वर्त को आगे जाके काटना है। वहां से रवाना होगी ये लाइन, ये रही, वहां से रवाना होगी, रवाना होके इस दिग्वर्त पे पहुंचेगी। जैसे ही वो लाइन इस दिग्वर्त पर पहुंचेगी, जैसे ही वो लाइन वहां से रवाना होकर यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचते ही जेड का मान 0 है, इस पे पहुंच गई ना, वहां से रवाना हुई लाइन, वहां से रवाना हुई। हमें वो लाइनें नीचे जो कहीं और जा रही हो, विदेश से जा रही हो या फालतू में इधर उधर निकल रही हो, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस लाइन का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस वो लाइनें चाहिए जो बिंदु से निकले, क्योंकि हमारा शंकु इन्हीं लाइनों से बनेगा। जनक रेखा ये है, वो नहीं है जो हर कोई किधर ही जा रही है, वो जनक रेखा नहीं। जनक रेखा वो है जो शीर्ष से चलेगी और जाके आपके नीचे वाले वक्र को टच करेगी या काटेगी, वो चाहिए हमें, हमें हर कोई नहीं चाहिए। तो वैसे तो अल्फा बीटा गामा से बहुत सारी खींच सकते हैं, इस तरह की बहुत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन हमें वो वाली चाहिए जो आगे जाके वक्र से मिले, निर्देशी वक्र जो है वो उससे जाके मिले, मिले कहाँ, जेड बराबर 0। तो इसमें जेड का मान 0 रख दो, ये जेड का मान 0 हो गया। हो गया। अब यहां से एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। एक्स का मान इन दो को लेके, वाई का मान इन दो को लेके, पहले एक्स का मान निकालो। एक्स का मान हो जाएगा माइनस एल गामा बटा एन प्लस अल्फा, ये हो गया। हेलो, हाँ भैया पार्सल दे दो नीचे। ये अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया,
बीटा बराबर वाई बराबर माइनस एम गामा बटा एन प्लस बीटा, और जेड तो जीरो है ही, जेड जीरो है। ये आपके पॉइंट आ गए। अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इस लाइन ने जिसको छुआ वो जेड बराबर जीरो है। जेड बराबर जीरो तो पूरा प्लेन होता है, ये तो पूरे प्लेन के पॉइंट आ गए। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को एक्स वाई को जहां जहां काटा वो सारे पॉइंट आ गए, लेकिन हमें सारे थोड़ी चाहिए, इसमें भी हमें वो चाहिए जो इस दिग्वर्त के ऊपर स्थित हो। एक एक चीज को धीरे धीरे समझो, चल क्या रहा है, मामला क्या चल रहा है। हमने उस पॉइंट से पहले लाइनें बनाई, और किसी एक पॉइंट से अनंत लाइनें बनती है, ये आप जानते हैं। किसी एक पॉइंट से अनंत रेखाएं बनती है, तो अनंत रेखाएं होगी। ये याद रखिए, ये जो दिग्वर्त है ये एक प्लेन के ऊपर है जिसका नाम है z बराबर जीरो। इसका ना ये z बराबर जीरो नहीं है, एक प्लेन है z बराबर जीरो जिसपे ये दिग्वर्त बना हुआ है। तो ये है वो प्लेन z बराबर जीरो। एक्स वाई प्लेन का नाम होता है z बराबर जीरो। इस पूरे प्लेन के ऊपर z बराबर जीरो है। तो ये लाइन भी तो हो सकती है। हमें इस लाइन का क्या काम, इस लाइन का हमें क्या काम, जैसे एकदम बाहर से जा रही है वो लाइन भी हमारे कोई काम की नहीं। जो एक्स वाई प्लेन को काट रही है वो थोड़ी काम की है, लेकिन पूरी काम की नहीं। पूरी काम की तो तब है जब वो आगे जाके दिग्वर्त को भी खाए, यानी ये जो बिंदु है ये आगे जाके दिग्वर्त को भी संतुष्ट करने चाहिए। तो इसको ले जाओ और दिग्वर्त में रख दो। बात समझ में आई। अल्फा बीटा गामा से आप जो लाइनें खींचेंगे, एक लाइन तो वो होगी जो एक्स वाई तल को काटेगी नहीं, एक्स वाई तल को काटेगी नहीं, कहीं और से चली जाएगी। वो लाइनें हमारे कोई काम की नहीं है। तो पहले हमने क्या किया, पहले तो उन सारी लाइनों में से वो लाइनें छांटी, जो एक्स वाई तल को काटती है। और कहां काटती है, उस बिंदु के निर्देशांक आ गए। ये तो एक्स वाई तल के काटने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए। अल्फा बीटा गामा से खींची गई लाइन जो एक्स वाई तल को काटती हो, और जिस बिंदु पे काट, दिग्वर्त को कटवाना है, क्योंकि इसको कटवाने से ही शंकु बनेगा। तो इन निर्देशांक को ले जाके इस समीकरण में रखो ताकि कंफर्म हो। तो ये ले जाके इस समीकरण में डाल दिए, 1/a² एक्स का मान ये रहा, अल्फा माइनस एल गामा बटा एन का स्क्वायर प्लस और 1/b², वाई का मान बीटा माइनस एम गामा बटा एन का स्क्वायर बराबर 1। ये आ गया। अच्छा, दोबारा से, ठीक है। अभी गौर करो, ये टच करने की शर्त आ गई, लेकिन याद रहे एक लाइन के टच करने की शर्त आई है। क्या एक लाइन को टच करने से शंकु थोड़ी बन जाएगा। अल्फा बीटा गामा से निकली एक लाइन आगे जाके इस वक्र को टच कर देती, शंकु बन गया, नहीं बना। एक लाइन से थोड़ी शंकु बन जाता है, सारी लाइनें बनाओ। अब सारी लाइनें बनाने के लिए अल्फा बीट जो एल एम एन है उसको हटाना होगा, एल एम एन को हटाना होगा। क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज। आ गई, ठीक। तो एल एम एन का बिंदु पद निकालो, एल एम एन को हटाओ। कैसे हटाओगे, यहां से देखो, ये यहां बराबर में लिया लैम्डा, 1/लैम्डा या खाली लैम्डा जो लेना ले लेना। एल का मान आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा बटा एल बराबर लैम्डा, एल लैम्डा बराबर एक्स माइनस अल्फा, लैम्डा को इधर भेज दो, एल का मान आ जाएगा, एल का मान आ गया एक्स माइनस अल्फा बटा एल बटा लैम्डा, एम बराबर वाई माइनस बीटा
बट्टा लैम्डा, एन बराबर जेड माइनस गामा बटा लैम्डा। ये लो, ये एलएमएन का मान लाके यहां रख दो, ये एलएमएन का मान लाके यहां रख दो, अल्फा माइनस गामा इंटू एल का मान एक्स माइनस अल्फा बट्टा एक्स माइनस गामा प्लस 1/b² बीटा माइनस गामा इंटू वाई माइनस बीटा बटा जेड माइनस गामा, सॉरी जेड माइनस गामा का स्क्वायर बराबर 1। ये लो, ये आपका समीकरण आ गया, ये है शंकु का समीकरण। तो ये है शंकु का समीकरण। देखो परफेक्टली सब चीजें एकदम तैयारी से हुई है, एकदम तरीके से। अब आप हर स्टेप को पूछ सकते हैं कि स्टेप हमने क्यों किया। हर स्टेप जो है प्योरली लॉजिकल है। हाँ ठीक है, समीकरण देखो बड़े आते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इनके। अगर मैं ऑप्शन लिखता तो फिर वो बहुत सवाल ही जो है वो पूरा पेज खा जाता, समझाने की जगह ही नहीं बचती, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ सवाल जो है वो लिखा। ऑप्शन का क्या फर्क पड़ता है, आपने आंसर निकालोगे तो ऑप्शन अपने आप ही टिक लगा दोगे, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, खाली सवाल लिखा है ना। ऑप्शन लिखता, इतने बड़े बड़े ऑप्शन लिखता तो 4 ऑप्शन ही पूरा पेज खा जाते, जगह नहीं बचती मेरे लिए डायग्राम बनाने और सवाल को सॉल्व करने में। अब ये चीजें समझ में आई नहीं आई, हर चीज समझ में आई, एक एक लाइन हम क्यों कर रहे हैं, हमने क्या किया, ऐसा ही क्यों किया। ये बात जमी कि हमने सबसे पहले लाइन का समीकरण क्यों निकाला, नंबर 1 क्यों निकाला, क्योंकि शंकु जो है वो रेखाओं का बिंदु पथ है, लेकिन हर किसी रेखा का नहीं, ऐसे नहीं कि कोई भी रेखा का। शंकु उस रेखा का बिंदु पथ है जो अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तथा नीचे निर्देशन वक्र को छूती है, नीचे निर्देशन वक्र को छूती है, अल्फा बीटा गामा से निकलती है और निर्देशन वक्र को छूती है। एलिमेंट को नहीं हटाएंगे तो सिर्फ एक लाइन बनेगी, आपको दूसरी लाइन भी चाहिए, तीसरी लाइन, टच करने वाली शर्त तो चाहिए आपको, लेकिन आपको एक दिशा नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिशा वाली लाइन नहीं चाहिए, आपको सारी दिशाओं वाली लाइन चाहिए, आपको सारी दिशाओं में लाइन चाहिए। आपको ये देखो, एलिमेंट क्या होते हैं, दिक्कोजय, दिक्कोजय मतलब दिशा बताने वाली। तो आपको एक दिशा वाली स्पर्श रेखा नहीं चाहिए, आपको दूसरी रेखा वाली भी चाहिए, तीसरी दिशा में भी चाहिए, चौथी दिशा में भी चाहिए, सभी दिशाओं में चाहिए। इसका मतलब दिशाओं को हटाना होगा ताकि सभी दिशाओं की स्पर्श रेखाएं आ जाए। देखो ये स्पर्श करने की शर्त तो आई चुकी है, ये स्पर्श करने की शर्त तो आई चुकी है, बस ये एक दिशा से स्पर्श कर रही है बस। एलएमएन आने का मतलब है एक दी गई दिशा से स्पर्श रेखा का समीकरण आ रहा है, हम दिशा से मुक्त कराना चाहते हैं, तो हमने एलएमएन निकाल के दिशा से मुक्त करा दिया, यानी सभी दिशाओं की स्पर्श रेखाओं का समीकरण आ गया। सभी देखो, हर ये स्पर्श करने की शर्त है, ये स्पर्श करने की शर्त आ चुकी है, यहाँ वाली जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, ये स्पर्श करने की शर्त है। बस इसमें दिक्कत ये है कि ये सिर्फ एक दिशा से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श करने की शर्त है, हमें सभी दिशाओं से स्पर्श करवाना है, तो एलिमेंट हटाने पड़ेंगे ताकि हर दिशा से स्पर्श करे। जब सभी दिशाओं से स्पर्श करेगा, सभी दिशाओं से स्पर्श करेगा तो ये आ जाएगा जेड गामा। यहाँ इससे मान निकाला है हमने, यहाँ पे एलिमेंट का मान निकाला, यहाँ से एलिमेंट का मान निकाला, ये देखो एक्स माइनस अल्फा बट्टा एल बराबर लैम्डा, वाई माइनस बीटा एम बराबर लैम्डा, जेड माइनस गामा एन बराबर लैम्डा, और फिर एलिमेंट का मान निकाल लियो। एक एक को ले लो, पहले इस फर्स्ट को और लास्ट को ले लो, ये फर्स्ट और लास्ट, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बट्टा एल बराबर लैम्डा, एक्स माइनस अल्फा बराबर एल लैम्डा, एल नीचे आ जाएगा, एलिमेंट कौन है, दिक्कोजाएं है, एक्स वाई जेड कौन है, निर्देशांक है, तो निर्देशांक और दिक्कोजाएं सेम थोड़ी होती है। एलिमेंट को एक्स वाई जेड है ना, कि एलिमेंट का बिंदु पद निकालना है तो एलिमेंट की जगह एक्स वाई जेड नहीं, एलिमेंट निर्देशांक नहीं है। निर्देशांक होते, अगर किसी बिंदु का बिंदु पद पूछा होता तो एक्स वाई जेड मान लेते, किसी बिंदु का बिंदु पद नहीं है, ये रेखा का बिंदु पद है, तो रेखा को तो रेखा के तरीके से हटेगी, फिर वो ये बिंदु होता तो हम एक्स वाई जेड रख के वैसे हटा देते। यहाँ पे हमें दिशा को हटाना पड़ेगा, एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत थी वो बिंदु से दिक्कत नहीं थी, बिंदु से दिक्कत नहीं थी, दिशा से दिक्कत थी, दिशा का विलोपन करना था। बिंदु का विलोपन होता या उसका बिंदु पथ होता तो उसको एक्स वाई जेड मान लेते, जैसे मानते हम।
ठीक है, करके देखो इसको, जैसे बताया था वैसा का वैसा ही है, सेम है, एकदम सेम टू सेम, कुछ नहीं है। बस खाली निर्देशीय वक्र जो है, जिसे निर्देशन वक्र कहते हैं, गाइडिंग कर्व कहते हैं, बस वो चेंज है, बाकी करना वैसे का वैसा ही है। पहले आप लोगों की आइडिया तो समझ में आ गया ना कि हम शंकु कहते किसे हैं यार, शंकु होता क्या है ना, और उसका समीकरण कैसे बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने शंकु की परिभाषा को समझाया था कि शंकु कहते किसे। आप जिस शंकु को जानते हैं 10वीं क्लास वाला शंकु, वो बड़ा ही शानदार होता है, बहुत साफ सुथरा हो जाता है ना, वो होता है साफ सुथरा, वो भी आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी तो हम हर प्रकार के शंकु पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में एक शंकु का आइडिया सीधा सिर्फ ये होता है कि एक बिंदु है, उससे आप लाइनें खींच रहे हैं स्पर्श रेखा किसी वक्र के ऊपर, वो शंकु कहलाता है। जिस शंकु की आप बात कर रहे हैं 10वीं वाले को, उसको बड़ा परफेक्ट शंकु होता है वो, उसका नाम होता है लंबवर्तीय शंकु। आप लोगों को याद होगा, उसका लंबवर्तीय शंकु कहते हैं, लंबवर्तीय शंकु। तो नीचे वृत्त होता है, नीचे वृत्त होता है, फिर वो उसके लंब होता है, तो वो लंबवर्तीय शंकु कहलाता है। वो आएगा भी हमारे पास। अभी तो हम जनरल समीकरण पढ़ रहे हैं, व्यापक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें सारे प्रकार के शंकु कवर हो जाएंगे, सारे प्रकार के। तो इसमें सबसे पहले था लाइन की इक्वेशन बनाना। ये आपके लाइन की इक्वेशन बन गई, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। ये रेखा होगी। अब इस रेखा को हमें, ये अल्फा बीटा से शुरू हुई है, अल्फा बीटा से तो जाएगी, तो कंफर्म हो गया। अब अल्फा बीटा से गुजारा जाके जेड बराबर 0 को काट, जेड बराबर 0 को जाके कट करो, और जेड बराबर 0 को जब कट करेगी, है ना, जेड बराबर 0 से कट करवा देते हैं। ये लो, ये आ गया जेड 0 को कट करना, ये जेड बराबर 0 को कट कर दी, ठीक है। और एक बिंदु के निर्देशांक भी आ गए, जहां पर ये कट करेगी उस बिंदु के निर्देशांक हो गए एक्स बराबर अल्फा माइनस एल गामा बटा एन, वाई बराबर बीटा माइनस एम गामा बटा एन, और जेड बराबर 0। इस बिंदु पे जाके ये एक्स वाई तल को काटेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें सिर्फ एक्स वाई तल को नहीं कटवाना, हम उस परवलय जो दिया गया, जो और आकृति दी गई, उसको टच भी करवाना है, उसको कटवाना भी है, तो ले जाओ उसको वहां पे कटवाओ। तो ये जाके इसे काटेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ पे y का मान ये आ जाएगा m गामा बटा n का स्क्वायर बराबर 4a, x का मान अल्फा माइनस एल गामा बटा n। ये लो, ये हो गया। अब ये आई है अल्फा बीटा से। अब इस स्टेप में हम क्या था, मुझे क्या बना है, ये बना है कि वो जो अल्फा बीटा गामा से जो लाइन निकली थी, अल्फा बीटा गामा से जो लाइन निकली थी, जिसकी दिक्कोजय LMN थी, वो जाके इस कर्व को टच कर रही है। लेकिन हमें सिर्फ एक लाइन से टच नहीं करवाना है, हमें सभी लाइनों से टच करवाना है, इस टाइप की सभी रेखाओं से टच कराना है। इसका मतलब है LMN का बिंदु पथ निकालना है। तो ये बराबर में रखा लैम्डा, बराबर में रखा लैम्डा, यहां से LMN का मान निकाल लिया, L का मान आ जाएगा x माइनस अल्फा बटा लैम्डा, M का मान y माइनस बीटा बटा लैम्डा, N का मान z माइनस गामा बटा लैम्डा। और ये मान समीकरण में रखने पर तो बीटा माइनस गामा, m का मान y माइनस बीटा, लैम्डा से लैम्डा कट ही जाएगा, y माइनस बीटा बटा z माइनस गामा का स्क्वायर बराबर 4a अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा बटा z माइनस गामा। ये आपका समीकरण आ गया, उस शंकु का समीकरण आ गया जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है और आगे जाके इसको टच करता है। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं।
अब इस सवाल में सेम वही है, लेकिन इस सवाल में जो चीज नहीं है वो है आपको गाइडिंग कर्व नहीं दिया हुआ। गाइडिंग कर्व नहीं दिया हुआ, जनक रेखा दी हुई है। क्वेश्चन ने क्या कहा है इसको दोबारा समझना, इसको पहले अच्छे से समझो। थोड़ा सा इससे अलग है, हल्का सा अलग है, वैसे वही की वही सारी कहानी है, सही सारी राम कहानी वही है। गाइडिंग कर्व नहीं दिया। अच्छा, गाइडिंग कर्व क्यों दे रहा था हमें? गाइडिंग कर्व दे रहा था ताकि हमारी लाइन जो है वो पद भ्रष्ट ना हो जाए, वो पद भ्रष्ट ना हो जाए। सिर्फ वही लाइन है जो जाके उसको टच करे, वही है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमें गाइडिंग कर्व दिया जाए। गाइडिंग कर्व देने के बजाय हमें लाइनों की दिशा दे दी जाए, ये भी तो हो सकता है। बात समझ रहे हैं कुछ? गाइडिंग कर्व क्यों दिया जा रहा था? गाइडिंग कर्व दिया जा रहा था ताकि जो अल्फा बीटा गामा से जो लाइन निकले वो जाके उस कर्व को टच करे। तो कर्व को टच करे, कर्व देना जरूर थोड़ी, कर्व देने के बजाय दिशा ही दे दे कि इस दिशा में जाने वाली समस्त रेखाएं ले लो, तो भी तो वही बात है। तभी तो वही बात है, उनकी दिशाओं की कोई शर्त हमें दे दे। वो जो लाइनें हैं उन लाइनों की जो दिशा है उसकी कोई शर्त बता दे कि इस दिशा में वाली जो लाइन है वो सारी ले लो, इस शर्त को पूरा करने वाली सारी लाइनें ले लो, वो शंकु बनेगी। आइडिया समझ में आया क्या कहा मैंने? दोबारा बात करते हैं, उसको धीरे धीरे समझो कि क्या कहना चाहता हूं। ये पॉइंट था आपका अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये आपका गाइडिंग कर्व था। अब तक हमें गाइडिंग कर्व दिया होता था और हम इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींचकर अपना शंकु बना रहे थे, सही है। इस पर हम अपनी लाइनें खींचकर शंकु बना रहे थे। अब एक बात बताओ, क्या इसकी जगह कुछ और नहीं दिया जा सकता? ये ना दे, ये ना दे, इसकी बजाय ये जो लाइनें हैं इन लाइनों की दिक्कोजाएं होंगी ना, दिक्कोजाएं तो होगी, कोई ना कोई तो शर्त होगी ना जिससे ये दिक्कोजाएं बंधी हुई होगी। और गणित है, हर चीज इंटर रिलेटेड है। तो इसकी जो दिक्कोजाएं, इस लाइन की दिक्कोजाएं, इस लाइन की दिक्कोजाएं और जो लाइनें आएंगी इनकी दिक्कोजाएं कोई तो रिलेशन से बंधी हुई होगी, कोई रिलेशन तो बंधी होगी। मतलब ये लाइन नहीं ले रहे हम, ये लाइन हम नहीं ले रहे हैं, ये लाइन नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो कोई तो खास बात होगी, कुछ तो होगा ऐसा। इन रेखाओं की दिक्कोजाओं में ऐसा कुछ तो होगा जो इस लाइन की दिक्कोजा में नहीं है। कोई रिलेशन तो है एलएमएन में, एलएमएन जरूर कोई ना कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर वो रिलेशन हमें दे दे तो हमें गाइडिंग करो का करना क्या है? हमें एलएमएन का विलोपन ही तो करना है, हमें एलएमएन हटाना ही तो है। एलएमएन हटाने के लिए कुछ और दे दो, कोई और दे दो, वो दे दो जिससे ये बंधे हुए हैं। समझ रहे बातों को? यूं समझो, ये लाइन वो नहीं है, जनक रेखा नहीं है, ये जनक रेखा है। ये नहीं है और ये है, इसका मतलब ये जनक रेखा है, तो इसकी दिक्कोजाएं कोई ना कोई शर्त तो पूरी कर रही होगी, इसकी नहीं कर रही होगी, तो कोई तो शर्त होगी। तो अगर वो शर्त हमें दे दे तभी तो हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ने देखो यही चेंज कर दिया, हमें दे दी कि ये लाइन है, ये जनक रेखा है, देख लो ये जनक रेखा है, दे दी। इस जनक रेखा की जो दिशा है वो यह शर्त पूरी कर रही है, इस शर्त को वो पूरा कर रही है, इस शर्त को वो पूरा कर रही है। तो इसका मतलब इस रेखा के नीचे कोई भी एलिमेंट हो वो इस शर्त को पूरा करेंगे। इस शर्त को पूरे करने वाले हर एलिमेंट निकालते जाओ और यहां रखते जाओ, जनक रेखाएं बनती जाएंगी। यहां से एलिमेंट निकालो और यहां रखते जाओ, जनक रेखाएं बनती जाएगी। क्या हम बनाते रहेंगे सदियों तक कि यहां से निकाल निकाल के यहां रखते जाएंगे, यहां से निकाल निकाल के यहां रखते जाएंगे? एक काम करते हैं ना, यहां से उठा के यहां रख देते, एलिमेंट ही हटा देते हैं। बाहुबली देखिए ना, बाहुबली मूवी देखिए ना, वो उसकी माता जी, जो बाहुबली की माता जो थी वो शिव जी, वो घड़े भर भर के पानी लाती है और पानी ला के शिव जी को नहलाती है और कहती है 108 घड़ों का जो पानी है वो मैं डालूंगी। तो बाहुबली क्या करता है, शिव जी को उठाता है और शिवलिंग को उठा के वो उस जो पर्वत होता है उसके नीचे रख देता है कि अब कंटिन्यू ना आएंगे। तो वही है, यहां से एलिमेंट निकालूं और यहां रखता जाऊं। एक काम करते हैं ना, यहां से यहां रख देते, एलिमेंट का विलोपन कर देते, झंझट ही खत्म। तो क्या किया, बराबर में रखा लैम्डा इस रेखा के, लैम्डा एक्स बट्टा एल बराबर लैम्डा, वाई बटा एम बराबर लैम्डा, जेड माइनस एन बराबर लैम्डा। तो यहां से आपका एल का मान आ गया एक्स बटा लैम्डा, एम बराबर वाई बटा लैम्डा,
एन बराबर जेड बटा लैम्डा, और ये एलएमएन का मान, इसका जो भी एलएमएन होगा वो संतुष्ट तो इसी से होगा ना, संतुष्ट तो इसी से होगा, ये यहां रख दो। एल का मान एक्स बटा लैम्डा, वाई बटा लैम्डा, जेड बटा लैम्डा, पूरे समीकरण को लैम्डा स्क्वायर से गुणा कर, समीकरण आ गई जो इन एलिमेंट को संतुष्ट करेगी, तो वो शंकु का समीकरण आ गया। जमी बात, आइडिया वही है, गणित है, एक चीज का काम दूसरा कर रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, गाइडिंग कर देना क्या जरूरी है, आपको एलिमेंट दे दिए, एलिमेंट की शर्त बता दी कि इस शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं, तो बात तो वही है ना। गाइडिंग कर क्या करवा रहा था, गाइडिंग क्या कर रहा है, ये तो बताते कि लाइन को कहता थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा इधर मुड़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गौर करो, कहानी को समझो। तो पहले क्या हो रहा था, गाइडिंग करो क्या कर रहा था, गाइडिंग करो मतलब तो गाइडेंस दे रहा था, वो बताता था हाँ थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, हाँ हाँ थोड़ा सा बाएं, थोड़ा दाएं, हाँ हाँ अब बस आने दो आने दो आने दो, यही तो कर रहा था, दिशा ही तो सेट कर रहा था, इधर थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, अब ये काम ये कर देगा, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है, ये शर्त ने कर दिया कि भाई ये एलिमेंट है, एलिमेंट कौन, जिसकी दिशा, अब दिशा सीधी सेट हो गई, इस दिशा में चल जाओ, लाइनों कह दिया ये है, इस शर्त को पूरा कर लो, इस शर्त को जो पूरा करे गोले दाग दो, ठीक है। चलो अगला, ये रहा, इसको ट्राई कर लो। अच्छा स्क्रीन ब्लर हो रही है, हाँ, ये जो द्वितीय घात का समघात समीकरण आएगा ना, ये देखो पहले देखो इसका शीर्ष मूल बिंदु था, इसका शीर्ष मूल बिंदु था, देख लो ये 0 0 0 से खींची गई लाइनें हैं, तो इसका शीर्ष मूल बिंदु पे था, और जिसका शीर्ष मूल बिंदु पे होता है उसका शंकु हमेशा द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है, वो देख लो, सब पे दो दो पावर है, कोई भी एक पावर या बिना पावर का कोई नहीं है, सब दो दो पावर के, हर पद दो पावर का है, तो ये खास बात होगी हमेशा, कोई भी शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा उसका समीकरण एक द्वितीय घात का समघात समीकरण होगा, या फिर कोई भी द्वितीय घात का समघात समीकरण एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ, एक्स वाई जेड के रूप में लिखा हुआ हो, तो वह एक शंकु को ही निरूपित करता है जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है, ये दोनों साइड से ये बात सत्य है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्या ब्लर हो रहा है अभी भी ब्लर हो रहा है, अभी भी क्या कोई ब्लर वलर हो रहा है क्या, ठीक है, यहाँ भी कोई कहानी, यहाँ तो कोई विज्ञान था ही नहीं है, तो देखो इसमें इसमें खुद ही बोल दिया, पिछली बार मूल बिंदु बोला नहीं था, सीधा समीकरण दे दिया था, इस बार मूल बिंदु बोल दिया, तो मूल बिंदु बोल दिया तो x माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0 बटा LMN, तो ये आपका हो गया x बटा L, वाई बटा M, z बटा M बराबर माना लैम्डा, L बराबर x बटा लैम्डा, y बराबर M बराबर ये मान यहां रख दो,
लैम्डा स्क्वायर से गुणा करने पर। ये आपका आंसर है। मुकेश कह रहा है डायरेक्ट हो रहा है कि एल की जगह, मतलब उसका कहना है कि एल की जगह एक्स रख दो, एम की जगह वाई रख दो, एन की जगह जेड रख दो, है ना। एक्स की जगह एल रख दो, वाई की जगह एम रख दो और जेड की जगह एन रख दो। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो सस्ते तरीके हैं ना, ये मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि सस्ते तरीके टिकते नहीं है ना। तो मैं इसलिए नहीं चाहता कि जो सस्ते तरीके होते हैं ना, ये टिकते नहीं है। ठीक है, आज आपको समझ में आ जाएगा, आपको जुगाड़ हो गया कि एल एम एन की जगह मैं एक्स वाई जेड रख दूंगा, कल आप ऐसी जगह एक्स वाई जेड रख दोगे जहां नहीं रखना था, क्योंकि कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं ना। आपको तो बस यही है कि जहां एल एम एन दिखे वहां एक्स वाई जेड चिपका दो, जहां एल एम एन दिखे वहां एक्स वाई जेड चिपका दो, तो हर जगह थोड़ी है वो चीज, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पहले ये समझ में आए कि हम क्यों रख रहे हैं, हम एल एम एन की जगह ये क्यों रख रहे हैं, कारण क्या है इसका, तो वो चीजें ज्यादा टिकेगी आपके पास। चलो एक इसको लेते हैं, ये वाला आ जाए, इसको देखो ध्यान से। इस बार आपको कुछ नहीं दिया हुआ, एक गाइडिंग कर्व दिया हुआ, वो भी एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। एक शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा निर्देशी वक्र आपका ये है। ठीक है, अब याद करो कोई भी समीकरण हो, कैसा भी समीकरण हो, ऑब्वियसली बात है कि शंकु का समीकरण दो घात से बड़ा तो नहीं होगा, दो घात से बड़ा तो शंकु का समीकरण नहीं होता, ये तो कन्फर्म है। इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी समीकरण अगर शंकु का होगा तो वो दो घात का ही कोई समीकरण होगा, तीन घात का समीकरण शंकु का हो ही नहीं सकता, तीन घात का समीकरण शंकु का नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा दो घात का होगा। तो दो घात का जो समीकरण है वो ले लो, लेकिन याद रखिए इसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पे है, शीर्ष मूल बिंदु पे है ना, शीर्ष मूल बिंदु पे दिया गया है। तथा ये समीकरण देखो, एक्स वाई के पदों में ये समीकरण लिखा हुआ है और ये जेड बराबर सी है। तो कोई भी समीकरण एक्स वाई का लें, दो पावर से ऊपर का मत लेना, क्योंकि दो पावर से ऊपर का जो समीकरण है वो हमारे आकृतियों को नहीं बनाता, दो पावर से ऊपर के समीकरण हमारे होते ही नहीं है, हमारे सारे समीकरण दो पावर तक के ही होते हैं। तो एक्स वाई का जो भी समीकरण होगा वो दो पावर का होगा। अब दो पावर का समीकरण कैसा कैसा हो सकता है, संभावित समीकरण सारा बना लो। तो संभावित समीकरण हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस दो एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। बस यही तो हो सकता है। एक दो घात का समीकरण कैसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर का पद उसमें हो सकता है, वाई स्क्वायर का पद उसमें हो सकता है, एक्स वाई का पद उसमें हो सकता है, खाली एक्स का, खाली वाई का या अचर पद, इससे ज्यादा और कुछ तो हो नहीं सकता, यही पद हो सकते हैं। तो दो घात के सारे ले लिए, याद रखो। कोनिक की इक्वेशन है ना, शंकव की इक्वेशन, शंकव की जो इक्वेशन होती है वो दो पावर से ऊपर नहीं होती, दो पावर से ऊपर नहीं होती, दो पावर के समीकरण मैक्सिमम हमारे समीकरण होते हैं। तो ये समीकरण हो गया, लेकिन ये हो गया हमने एफ एक्स वाई ले लिया, इस टाइप का ही होगा, कुछ भी हो एफ एक्स वाई इसी रूप में से कोई ना कोई रूप होगा। जेड बराबर सी दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु का समीकरण वो है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पे है, शीर्ष मूल बिंदु पे है, तो इसका मतलब ये जो समीकरण है, इस समीकरण का जरूरी है कि ये समीकरण समघातीय हो। ये समघातीय तो नहीं है, ये समघातीय नहीं है, क्योंकि ये दो पावर है, ये दो पावर है, ये दो पावर है, ये एक पावर है, ये एक पावर है, वो जीरो पावर है, क्योंकि एक्स, ये जो एफ जी एच है ये पावर में काउंट नहीं होते, पावर में तो एक्स और वाई दो ही काउंट होते हैं। तो ये दो पावर है, एक्स, एक एक्स पे एक वाई पे, तो टोटल दो हो गई, वाई पे दो, एक्स पे एक, वाई कुछ है नहीं है तो एक ही पावर, वाई एक है, एक्स कुछ भी नहीं है तो एक पावर, वहां कोई एक्स वाई नहीं है तो जीरो पावर। तो यहाँ पे कुछ पद दो पावर के वो तो ठीक है, लेकिन जो एक पावर के हैं उन्हें दो पावर का बनाना पड़ेगा,
और जो 0 पावर का है उसको 2 पावर का बनाना पड़ेगा। और हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप किसी समीकरण को समघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, किसी समीकरण को समघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के काटने से प्रतिच्छेद बिंदु तो इन दोनों के काटने से बने ना, इन दोनों के काटने से प्रतिच्छेद बिंदु बने, तो इन दोनों को मिला के समघात समीकरण बना लो, वो शंकु का समीकरण होगा। और समघात समीकरण कैसे बना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ये 2 पावर वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 2 पावर का है, ठीक है। 2gx, इसके साथ 1 पावर कम है तो गुणा 1 लिख दो, प्लस 2fy, इसके साथ भी गुणा 1 लिख दो, प्लस c, इसके साथ 1 का स्क्वायर लिख दो। और हम जानते हैं 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक ही होता है। उस एक की जगह हम क्या करेंगे, z बराबर c है, z बटा c बराबर 1 हो जाएगा, c का भाग देने पर हर एक की जगह z बटा c लिख देंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू z बटा c प्लस 2fy z बटा c प्लस 1c इंटू z बटा c का स्क्वायर। ये लो, ये 2 घात का समघात समीकरण बन गया। और 2 घात का समघात समीकरण मूल बिंदु शीर्ष वाला शंकु होता है, तो ये शंकु बन गया। बस अब थोड़ा सा समीकरण को ढंग से लिख लेते हैं, थोड़ा सा समीकरण को ढंग से लिख लेते हैं। पूरे समीकरण में c स्क्वायर का भाग देने पर, पूरे समीकरण में c स्क्वायर का भाग देने पर c स्क्वायर z का, c स्क्वायर z से गुणा करने पर समीकरण को c स्क्वायर बट्टा z स्क्वायर से गुणा करने पर, पूरे समीकरण को c स्क्वायर बटा z स्क्वायर से गुणा करने पर ऐसा क्या होगा, गुणा करने पर वो देखो, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा z स्क्वायर प्लस 2h सी एक्स बटा z इंटू सी वाई बटा z प्लस b सी वाई बटा z का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z, तो ये हो जाएगा 2g सी एक्स जेड, और एक आपका c कट गया z कट गया, ठीक है, प्लस 2f सी वाई बटा z प्लस c बराबर 0। और दोनों को, तो इस समीकरण में जो अंतर है, इस समीकरण में और इस समीकरण में जो अंतर है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे सी एक्स बटा जेड आ रहा है। जहां भी x है, अगर इस समीकरण में x की जगह सी एक्स बटा जेड और y की जगह सी वाई बटा जेड रख दे तो ये समीकरण बन जाएगा, ये नीचे वाला समीकरण। यानी ये जो शंकु का समीकरण है वो कुछ और नहीं, इसी समीकरण के अंदर x की जगह सी एक्स बटा जेड और y की जगह सी वाई बटा जेड रखने पर प्राप्त हो जाएगा। ये हमें एक तरीका बन गया, फॉर्मूला बन गया हमारे पास। वैसे क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला ये अपने आप में कि जब भी कभी आपको किसी भी कोई भी समीकरण, ये कोई भी टाइप का समीकरण हो, उस समीकरण के लिए z बराबर c दिया गया हो और आपको मूल बिंदु से गुजरने वाला शंकु बनाना हो, तो बस आपको ये करना है कि x और y को उस समीकरण में से हटा देना है और उसकी जगह सी एक्स बटा जेड को पुट कर देना है। x की जगह सी एक्स बटा जेड, y की जगह सी वाई बटा जेड रख दो। ऐसा करने पर आपको वो शंकु प्राप्त हो जाएगा। शंकु तो यहाँ प्राप्त हो गया था, यही हो गया था शंकु तो यहीं प्राप्त हो गया था, लेकिन हम तो वापस उसे f की भाषा में ही चेंज करना चाहते थे, इसलिए हमने ये वाला काम किया। ये सी स्क्वायर बटा जेड से गुणा करने वाला काम यहाँ हो चुका था, यहाँ आंसर आ चुका था हमारा, यहाँ वाला आंसर आ चुका था। हमने तो इसको होमोजीनियस बनाने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से बनाया कि इसी के रूप में इसको लिख सके, शंकु को इसी के रूप में लिख सके। तो बस यही कि एफ एक्स वाई का शंकु, एफ जो x है उसकी जगह सी एक्स बटा जेड, वाई की जगह सी वाई बटा जेड करके रख दो, आपको वो शंकु बन जाएगा। मूल बिंदु वाला जो शंकु है वो प्राप्त हो जाएगा। उसी समीकरण को शंकु में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो ये सीधा क्वेश्चन भी आता है कई बार, एफ एक्स वाई बराबर 0 जेड बराबर सी को मूल बिंदु से गुजरने वाला मूल बिंदु से खींचा गया शंकु का समीकरण निम्न प्रकार से होगा। ये 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो क्या है, एक्स की जगह सी एक्स बटा जेड, वाई की जगह सी वाई बटा जेड। ठीक है, और ये याद रखना, ये कैसे हम मूल बिंदु पे जब होता है तो हम समघात समीकरण बनाते हैं, है ना। मूल बिंदु पे जब होता है तो हम उसको समघात समीकरण बनाते हैं। समघात समीकरण बनाने से समघात समीकरण बनाने जो भी आप समघात समीकरण बनाते हैं, ये चीज हमने पहले भी की हुई है, अगर आपको याद हो तो 2D में भी हमने ये बात की है कि जब भी मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जो आप लाइनें खींचते हैं किसी कर्व के ऊपर, उन लाइनों का संयुक्त समीकरण अगर आपको चाहिए तो आपको उस वक्र को इस वक्र द्वारा समघात बना दीजिए। इस वक्र को, जो मेन वक्र है जिसपे स्पर्शरेखा खींची गई है, उसको इस वक्र द्वारा आप समघात बना दीजिए, आपको सारी रेखाओं का समीकरण एक साथ मिल जाएगा। सभी रेखाओं का याद आएगा थोड़ा बहुत, अगर आपको 2D में याद आ रहा है, 2D में हमने पढ़ा था समघात बनाने वाला प्रोसेस, कि समघात बनाने से क्या होता है। समघात बनाने से क्या होता है, 2D में 2 ही लाइनें हो सकती थी, इसलिए वहां पे 2 लाइनों का ही कंसेप्ट लगा रहे थे। 2D में भी हम, तो 2D में ये था हमारा कि आपका मान लीजिए कोई वक्र है, पहले 2D वाला याद करवाता हूं, ये समघात वाला कंसेप्ट क्या है। जिसे आप होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, उसका आइडिया क्या है। पहले 2D के आइडिया से समझिए इसको। 2D में क्या होता था, अगर मान लो आपको कोई भी वक्र दिया हुआ है, परवलय, दिग्वर्त, अति परवलय, कोई भी वक्र हो, कोई भी कर्व आपके पास है, ये आपका कर्व हो गया, फॉर एग्जांपल एफ एक्स वाई बराबर 0, ये आपका कर्व है। ठीक है, इस कर्व को कोई लाइन कट कर रही है, इस कर्व को कोई लाइन कट कर रही है, ये लाइन हो गई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। ये कोई भी कर्व है, दिग्वर्त, अति परवलय, है ना, कोई भी जो भी आप आकृति लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये लाइन है, इसको 2 बिंदुओं पे कट कर रही है। जिन 2 बिंदुओं पे ये कट करती है, जिन 2 बिंदुओं पे ये कट कर रही है, अब अच्छा 2 नहीं, 3 पे भी कट करे, 4 पे भी कट करे, 50 पे भी कट करे, 2D में तो 2 से ज्यादा काट नहीं सकती, 2D में तो 2 से ज्यादा काट नहीं सकती है ना। 2D है मतलब बोर्ड पल ही है, 3D होती तो बहुत जगह और भी होती, तो 3D में ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2D की बात करें तो 2D में तो लाइन 2 जगह से काटेगी। जिन 2 बिंदुओं पे ये काट रही है, उन बिंदुओं पे स्पर्शरेखा मूल बिंदु से, मूल बिंदु लिया और मूल बिंदु से स्पर्शरेखा खींची इन दोनों पॉइंट्स पर, तो आपकी लाइन बनी एक तो OP और एक OQ। अगर आपको OP और OQ का संयुक्त समीकरण चाहिए, संयुक्त, याद आया, ये बताया था मैंने कि OP OQ का संयुक्त समीकरण चाहिए, तो आपको इस कर्व को इस रेखा द्वारा समघातीय बना देना है। जैसे आप समघातीय बनाओगे, इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण आ जाएगा। इस कर्व को इस रेखा द्वारा समघातीय बनाने पर आपको इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण आ जाएगा। इन दोनों का संयुक्त समीकरण, एक साथ जो समीकरण है वो दोनों आ जाएगा। उस केस में सिर्फ 2 ही लाइनें खींची जा सकती है। अब सोचो, अगर हम 3D में होते और ये एक प्लेन होता, 3D में होते, ये एक गोला होता। अब कल्पना करो, ये एक गोला है ना, ये आपका एक गोला है, इस गोले को एक समतल कट कर रहा है। ठीक है, गोला को जब समतल काटेगा तो एक वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा। इस वृत्त को मूल बिंदु से इस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, सारी स्पर्श रेखाओं का समीकरण अगर आपको चाहिए तो कैसे निकलेगा, इसी कंसेप्ट द्वारा। आपको गोले के समीकरण को समतल के समीकरण द्वारा समघातीय बना लेना है। गोले के समीकरण को समतल के समीकरण के द्वारा समघातीय बना लो, आपकी सारी रेखाओं का समीकरण आ जाएगा। सारी रेखाएं मतलब, सारी रेखाएं मतलब शंकु, तो शंकु
तो वही कंसेप्ट है 2D वाला, 3D में थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि 2D में आपका 2 ही लाइनों का कंसेप्ट था, 2 से ज्यादा खींच भी नहीं सकते आप, क्या खींचोगे, 2 बिंदु पे काटेगा, 2 बिंदु पे काटेगा तो 2 ही लाइनें खींच जाएगी। इस बार तो क्या होगा, एक गोला है, कल्पना करो उस गोले को समतल काट रहा है, गोले को समतल काटेगा तो वृत्त बनाएगा, फिर मूल बिंदु से उसके ऊपर स्पर्शरेखाएं खींचो। इन सारी स्पर्शरेखाओं का समीकरण हमें चाहिए, क्यों हमें शंकु चाहिए, यही तो शंकु है, हमें शंकु चाहिए। और ये शंकु जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे होमोजीनियस वाले कंसेप्ट से। ये जो हमारा होमोजीनियस वाला कंसेप्ट है, हम इससे निकाल सकते हैं। हम समतल की सहायता से गोले के समीकरण को समघातीय बना देंगे। जैसे ही समतल के समीकरण से गोले को समघातीय बनाएंगे, वो सारी स्पर्शरेखाओं का समीकरण आ जाएगा, सारी मूल बिंदु से खींची गई सारी स्पर्शरेखाओं का। अगर मूल बिंदु से खींची गई सारी स्पर्शरेखाएं आ गई तो यही तो शंकु है, तो शंकु आ गया। तो ऐसे हम शंकु निकालें, इसलिए हम समघातीय बनाते। ये समझ में आया समघातीय का आइडिया यहाँ पे क्यों आ रहा है, समघातीय का फायदा क्या। अच्छा, ये मत पकड़ लेना कि हर बार गोला ही होगा ना, कोई गोला नहीं है, कोई और आकृति आ जाए तो भी चलेगी, आइडिया वही है। ये कोई और आकृति भी होती, ये कोई और आकृति भी होती जिसको समतल काटता, तो जिन बिंदुओं पे वो काटता उन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने पर सारी स्पर्शरेखाएं बन जाएगी, और उन सारी स्पर्शरेखाओं का शंकु होगा, शंकु एक साथ आ जाएगा, सारा शंकु एक साथ ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए हम समघातीय कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें इस समीकरण में यहाँ पे हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि एफ एक्स वाई कौन है, कोई भी समीकरण हो। अब इसमें देखो ये किसका समीकरण है, शंकव का, ये शंकव का तो समीकरण है। शंकव में सब आ जाते हैं, वृत्त है, दिग्वर्त, अति परवलय, परवलय, सब आ गए इसके अंदर, सारे आ गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, हमने इसे समतल की सहायता से समघातीय बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसे इससे समतलीय से समघातीय बनाने का मतलब इस ये जो भी शंकव है, ये जो भी आकृति है, इस आकृति को ये समतल काटेगा, काट कर जिन बिंदुओं को बनाएगा उन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने पर जो स्पर्शरेखाएं बनेगी वो सारी आ गई। ये किसका समीकरण है, ये उन सारी स्पर्शरेखाओं का समीकरण है जो इन दोनों ने प्रतिच्छेद कर कर जो बिंदु बनाए थे, उस बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने पर जो स्पर्शरेखाएं बनी थी, सारी स्पर्शरेखाओं का एक साथ समीकरण आ गया। और सारी स्पर्शरेखाओं का समीकरण आने का मतलब है शंकु आ गया, यही तो शंकु था, तो आपका शंकु आ गया। अब समझ में आया समघातीय क्यों करते हैं, समघातीय वाला आइडिया समझ में आया। ठीक, चल बढ़िया, आपने यहाँ पकड़ लिया। ये लो, ये बड़ा फेमस सवाल है, ये काफी बार आया हुआ है, ये काफी बार आया हुआ है, ये सवाल काफी बार जो है पेपरों में पूछा गया है। छोटा सा है लेकिन बड़ा कमाल का सवाल है, छोटा सा एकदम। निर्देशी अक्षों से गुजरने वाले शंकु का समीकरण बताइए, निर्देशी अक्षों से गुजरने वाले शंकु का समीकरण बताइए। कहने का मतलब ये कहना चाहता है, समझो अगर, तो एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, और एक समतल, एक जो आपका शंकु है वो मूल बिंदु से, ये अब आपका एक्स एक्स हो गया, आपका वाई एक्स हो गया और आपका जेड एक्स हो गया, ये उसकी स्पर्शरेखाएं हो गई, और बीच में कोई कर्व है जो एक्स एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है और जेड को भी टच कर रहा है ना। शंकु का शीर्ष तो हो गया मूल बिंदु पे। अब यहाँ पे मुझे जेड बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ी सी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो और ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आपका जेड आएगा। अब एक कर्व है जो एक्स को टच करता हुआ, फिर वाई को टच करता हुआ, फिर जेड को टच करता हुआ बना हुआ है। 3 स्पर्शरेखाएं तो ये हो ही गई, और खींचोगे तो पूरा शंकु बन जाएगा। सही है। अब मैं जेड को यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ बना रहा हूं, ये आपका जेड ले लो। अब आपका जो प्लेन है जो है
वो इस तरीके से टच कर रहा है, एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है। अब भाई यहाँ पे जेड कटता हुआ नजर आएगा, लेकिन जेड को कट नहीं कर रहा है, जेड को कट नहीं कर रहा। दिक्कत ये है जेड यूं है, समझ लेना, और ये आपका शंकु बन रहा है। देखो 2D है ना डायग्राम, मेरे तो 2D पे बनेगा, बोर्ड पे बनेगा। आप जेड को बोर्ड पे मत मानो, जेड इधर है, यूं है, इधर जा रहा है जेड, ये जेड है। और जो कर्व है वो ऐसे कोई, ऐसे है कोई, जो एक्स को टच कर गया, फिर वाई को टच कर गया, फिर इधर आके जेड को टच कर गया। ये गाइडिंग कर्व है, और मूल बिंदु इनका केंद्र हो गया, मतलब शीर्ष हो गया, शंकु का शीर्ष मूल बिंदु हो गया। शंकु का शीर्ष मूल बिंदु हो गया। इतने समझ में आई नहीं है ये बात, ये शंकु कैसा है? देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है निर्देशी अक्षों से गुजरने वाला शंकु, ऐसा शंकु जो निर्देशी अक्षों से गुजरता हो। तो यानी आपकी जो लाइनें हैं वो तीनों से गुजर रही है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, तीनों उसकी जनरेटिंग लाइन्स हो गई, गुजर रहा है। और कर्व का, क्योंकि कोई ना कोई एक्स एक्स, कोई ना कोई जनरेटिंग लाइन तो होगा, क्योंकि अगर कर्व को टच कर रहा है तो जनरेटिंग लाइन ही होगा, कोई ना कोई, कोई तो कोई जनक रेखा होगा। अब हम जानते हैं कि जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है उस शंकु का समीकरण एक द्वितीय कोटि का समघात समीकरण होता है। तो इसका समीकरण निश्चित तौर पे कुछ ऐसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 GXZ प्लस 2HXY। बस ऐसा ही समीकरण होगा इसका, इसका समीकरण ऐसा ही होगा, कोई द्वितीय कोटि का ही समीकरण होगा, क्योंकि देखिए मूल बिंदु शीर्ष है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है, जिसका शीर्ष, जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है उसका समीकरण एक द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है, द्वितीय घात का समघात। अब बोलो द्वितीय घात के समघात समीकरण में क्या क्या आ सकता है? दो घात का, हर पद दो घात का होना चाहिए, हर पद दो घात का होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है? एक एक्स स्क्वायर का पद आ सकता है, एक्स गुणा एक्स, एक वाई गुणा वाई, एक जेड गुणा जेड, एक एक्स गुणा जेड, एक एक्स गुणा वाई, एक वाई गुणा जेड। ये लो, ऐसा ही होगा, ठीक है। आगे इस शंकु का समीकरण ऐसा ही कोई होगा। अब आगे ये कहीं ना कहीं एक्स एक्स को टच कर रहा है, कहीं भी टच कर रहा हो, एक्स एक्स को टच कर रहा है ना, एक्स एक्स को टच कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो A00 से गुजरेगा ही, A00 से गुजरेगा। एक्स को टच कर रहा है तो एक्स को जहां पे भी टच करेगा वो A00 ही होगा, क्योंकि वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा और एक्स का कोई मान होगा A00, तो ये A00 से गुजरेगा। और A00 से गुजरेगा, रखो मान, एक्स की जगह A रखो, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, कैपिटल A बराबर 0 आ गया, कैपिटल A का मान, कैपिटल A बराबर 0 आ गया। अब कहीं ना कहीं वाई एक्स को भी टच कर रहा है, कहीं भी करे, चाहे कहीं भी करे, सवाल ने कहा है वाई एक्स को टच कर रहा है, तो जहां भी टच करेगा वहां एक्स का मान 0 होगा, जेड का मान 0 होगा, वाई का कोई ना कोई मान होगा। सपोज करो वाई का मान B है, तो 0 B 0 से गुजरेगा। तो जैसे ही आप 0 B 0 से गुजारोगे, तो आपका कैपिटल B का मान 0 आ जाएगा, रख के देख सकते हो। ऐसे ही कहीं ना कहीं ZX को भी टच करेगा, जहां भी ZX को टच करेगा वो 0 0 C मान लो, तो 0 0 C रखने पे आपको कैपिटल C का मान 0 मिल जाएगा। और कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का मान 0 रखने पर आपका समीकरण आ गया 2FYZ प्लस 2GXZ प्लस 2HXY, 2 का भाग दे दो, तो शंकु का समीकरण ऐसा होगा, F कैपिटल F कैपिटल FYZ प्लस GXZ प्लस HXY।
शंकु का समीकरण ऐसा होगा। इसमें क्या नहीं जमा आप लोगों को, इसमें आपको क्या कम पसंद आया, कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ आपको थोड़ी कम पसंद आई? मैंने नहीं लिया 0 0, निर्देशीय अक्षों से, जो निर्देशीय अक्ष है वो इसकी जनक रेखाएं हैं, और निर्देशीय अक्षों की जनक रेखाएं, अगर निर्देशीय अक्ष जनक रेखाएं हैं, और जनक रेखाएं कहाँ काटेगी? मूल बिंदु पे। जनक रेखाएं जहां काटती है वही तो शीर्ष होता है। इस बात को हम ऐसे बोलें कि शीर्ष से जनक रेखाएं निकलती है, या ये बोलें कि जनक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष होता है, बात तो एक ही है। शीर्ष से जनक रेखाएं निकलती है, या जनक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष होता है। तो एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स जनक रेखाएं हैं। जनक रेखाएं कट करेंगी कहाँ पे? मूल बिंदु पे, ऑब्वियसली बात है। तो शीर्ष कौन हो गया? मूल बिंदु। शीर्ष कौन हुआ? मूल बिंदु। और कोई क्वेश्चन इसमें? और कोई सवाल इसमें? तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि एक निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाले शंकु का समीकरण, क्योंकि छोटा सा सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है, आराम से बन जाता है, इसलिए बना दिया। और बस 4 ऑप्शन दे देता है, और छोटा सा सवाल रहता है, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो याद रखना, अब आप लोगों को पता भी होगा कि क्यों आता है ये ऐसे, ये क्यों आता है ना। एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स आपकी जनक रेखाएं होगी, क्योंकि तीनों टच कर रही है, जो टच करती है वो जनक रेखाएं हैं, तो ये जनक रेखाएं होगी। जनक रेखाएं मूल बिंदु पे काट रही है, तो शीर्ष मूल बिंदु हो गया। जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है वो शंकु हमेशा द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है। और एक द्वितीय घात का समघात समीकरण कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ले लिया, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स को टच कर रहा है वो रखे, और हमारे ए बी सी 0 आ गए, और ये बच गया, ये समीकरण हो गया। सही है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर इसको यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। कल इसमें आगे पढ़ेंगे शंकु के अंदर स्पर्श करने की शर्त, या और स्पर्श रेखाएं, स्पर्श समतल का समीकरण, फिर वो पढ़ेंगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया कि शंकु का समीकरण होता क्या है, और ये इतने बड़े बड़े समीकरण क्यों आते हैं, है ना। आप लोगों को जब मैंने लेक्चर लिया था, फर्स्ट लेक्चर, तो एक बड़ा सा समीकरण दिखाया था आप लोगों को, देखो ये इतना बड़ा। तो काफी लोग डर गए थे कि इतने बड़े बड़े समीकरण, तो समीकरण आज भी बड़े हैं, समीकरण इसके आज भी बड़े, अगर आप ब्रैकेटों को खोलेंगे तो ये बिखर जाएंगे, बड़े बड़े समीकरण ही है। समीकरण छोटे नहीं हुए हैं, और ना छोटे होंगे, बस है। लेकिन आप उसका जो कंसेप्ट है वो अगर समझ जाओ तो आप बना सकते हो इनको, आप इनको बना सकते हो, खोलना मत खोलना वो आपकी मर्जी है। आप मेन आइडिया समझ जाओ कि शंकु बनता कैसे, क्या है शंकु, तो फिर दिक्कत कम हो जाएगी। अच्छा, आज समझ में आ गया, चलो बढ़िया। हाँ, वो मैं पहले भी कहा था कि शंकु, मैंने पहले भी एक चीज कही थी, लास्ट बैच की बात है, मैंने कहा था, मैंने कहा शंकु, ये बेलन और ये जो है ना, ये बहुत टफ चीजें हैं, इनको समझाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप समझाते हो तो बहुत गहराई से, बहुत बहुत सारे आइडिया हैं इनके अंदर, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कोई स्क्रीन पे ऊपर लिख दे, ओवर कर दे, तो वैसा नहीं हो सकता, मुश्किल है, लेकिन समझाया जा सकता है कि कैसे ये बनते हैं। लंबे हैं समीकरण, बिल्कुल दो राय नहीं है, लंबे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें तो मजेदार है ये। अब आज आपको पता चला कि शंकु कैसे बनता है, आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्लास के बाद में आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि शंकु एक्चुअली होता क्या है। वरना एक डर था कि शंकु क्या होता होगा, क्या वैसे ही होता है जैसे व्रत होता है, वैसे ही होता है जैसे परवलय होता है, वैसे ही शंकु होता है। आइडिया है अपना अपना, शंकु का अपना आइडिया है, जैसे गोले और बेलन का अपना आइडिया था। गोले का आइडिया था वो उसका था, वर्त का था, हर किसी का एक आइडिया है, और उस आइडिया पे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे दोबारा फिर से।